116 ट्रेन ऐसी हैं जो खलीलाबाद मुख्यालय पर रुकती, मतलब 500 घंटे हर बार गेट गिरने में बर्बाद हो। कब बनेगा, कौन बनाएगा, बजट आ गया, कहाँ आ गया, किसके पास आ गया, भगवान जाने। चुनाव जरूर आ गया। काम के बदौलत अपने चुनाव को फिर से जो है अपने नैया को पार लगाएगी या मोदी लहर होगी? नहीं, जो भी होगी वो मोदी लहर ही होगी। कितना % मोदी की लहर में आप मानते हैं कि परवीन निषाद दोबारा यहाँ से सांसद बन जाएंगे? तो ये मानते हैं बहुत सज्जन आदमी हैं, उनकी सज्जनता का कोई मुकाबला। इतना सज्जन व्यक्ति राजनीति में कैसे है, ये बहुत बड़ी बात है। पायरियों के लिए धरती क्यों इतनी खास दिखती है? यहाँ कौरा खाने की आदतियों की संख्या बढ़ गई। आपको क्या लगता है कि समाजवादी को किसको टिकट दे देना चाहिए? कौन सा वो जिले का चेहरा होगा जो परवीन निषाद से लड़ सकता है? देखिए, आप कैमरा लगा करके बड़ा कठिन सवाल पूछ रहे हैं। इस जिले में एक व्यक्ति ऐसा है कि अगर समाजवादी पार्टी उसे टिकट दे दे तो संत कबीर नगर कुछ नया कर सकता है। कौन है? तो हमारे जिले में पूर्व विधायक हैं जय चौबे जी। आज हमारे साथ कोई पॉलिटिकल शख्सियत नहीं है जिनसे मैं कटाक्ष सवाल करूं। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है, पेशेवर पत्रकार है और यहाँ के नस नस से वाकिफ है। खास जिले की अगर बात करें तो शायद अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे ब्रांड की शुरुआत करने वाले यहाँ से हमारे साथ जेपी ओझा जी हैं, जो एक नामी गिरामी पत्रकार हैं खास करके जिले के, और जो जिनकी एक मैगजीन भी है एड गुरु करके, जो ये चलाते हैं। जिले को लेकर समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि गुरु जी की पत्रकारिता की उम्र मुझे लग रहा है कि शंकर से कहीं ज्यादा है। तो इस समय चुनावी चकल्लस तो चल रहा है, थाली और ताली भी चल रही है, और आपने कल एक कहानी भी लिखी थी, उसका भी जिक्र करेंगे। पहले आ जाते हैं पत्रकारिता को लेकर, किस तरीके का वो शुरुआत रही अब और पहले और अब में क्या फर्क लगता है? तो देखिए, हम लोगों ने पत्रकारिता की शुरुआत किया लगभग 93 में, 1993। उस समय हमारे यहाँ लोकल आज होता था अखबार और दैनिक जागरण होता था। खबरों की स्थिति यह थी कि यहाँ से खबरें टैक्सी से भेज दी जाती थी खलीलाबाद। खलीलाबाद में अग्रवाल साहब जो है वो उसका पैकेट को उनके पास पहुंचा, टैक्सी वाले ही पहुंचा देते थे। वो सारी खबरें जिले की कलेक्ट करते थे, लिफाफे में भरते थे और वो गोरखपुर से आने जाने वाली टैक्सी को पकड़ा देते थे। तो वो टैक्सी वाला ले जा करके आज के अखबार में कार्यालय में वो लिफाफा पहुंचा देता था। इस पूरे कार्यक्रम में होता क्या था कि आज का हमारा लिफाफा तीसरे दिन खलीलाबाद पहुंचा, दूसरे दिन खलीलाबाद पहुंचा, 2 दिन खलीलाबाद में रुक गया खबरों का कलेक्ट करने में और उनके खबरें लिखने में, क्योंकि टेक्नोलॉजी कुछ थी ही नहीं, सब कलम से ही लिखना रहता था। तो आज की खबर चौथे दिन छपती थी। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज थी तब में और आज में, एक बहुत बड़ा अंतर था। तब अखबार की एक हैसियत होती थी, अगर कोई खबर अखबार में छपती थी तो उसकी चर्चा होती थी और उसके बारे में लोग बातें करते थे। हमें याद है कि धनघटा क्षेत्र में यही आज अखबार जो सबसे पहले आना शुरू हुआ, लगभग 2 बजे दिन में अखबार पहुंचता था धनघटा, और धनघटा से जब उसका सर्कुलेशन करने के लिए हाकर्स निकलते थे तो कहीं रात शाम को 5 बजे, कहीं 6 बजे तक। आज सबसे पहला यहाँ अखबार आज था, उसके बाद जागरण आया, जागरण के बाद फिर आया आपका सहारा, सहारा के बाद एक लंबा गैप रहा, फिर आया आपका अमर उजाला, और अमर उजाला के करीब करीब 3 से 4 साल के बाद तब हिंदुस्तान लॉन्च हुआ। अब आप तो तमाम अखबार हैं, एक निश्चित लेवल के बाद आगे बढ़ता है और फिर उसको ये होता है कि हमारी कुछ वेतन बढ़ा दिया जाए, तो अखबार एक लाइन की नोटिस बताता है कि नमस्ते, अब आप कोई दूसरा घर देखिए, और फिर वो किसी नए लड़के को अपना झंडा बैनर थमा करके फिर क्षेत्र में उतार देता है। तो ये स्थिति बन गई और अब धीरे 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 ये हुआ है कि पत्रकार का मतलब हो गया विज्ञापन, पत्रकार का मतलब हो गया मैनेजमेंट। पत्रकार अब खबरें नहीं खोजता, अब वो इवेंट खोजता है, घटनाएं खोजता है, कार्यक्रम खोजता है, नेताजी का भाषण खोजता है,
ग्राम सभा में प्रधान जी को खोजता है, ब्लॉक प्रमुख को और वीडियो को खोजता है। सांसद विधायक मिल गए तो वाह वाह है, नहीं मिले तो हाय हाय होनी ही होनी है। ये कहानी है। ये हमारे मतलब अब आप ये मान के चलें कि लगभग 30-32 सालों में जो मैंने देखा पत्रकारिता को बदलते हुए देखा। सब जिले में 5 पत्रकार होते थे, अब एक गांव में 5 पत्रकार निकल जाए तो कोई ताजुब नहीं। तो ये स्थितियां हैं, ये कन्वर्जन है, ये समय बदल रहा है। तब खबरें 5 दिन पर छपती थी, अब 20 मिनट बाद खबर आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। अगर कोई बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है, तो 20 से 25 मिनट में वो ऑनलाइन हो जाएगी। तो ये अंतर हुआ। लेकिन जो जनहित था, सब जनहित को प्रायोरिटी दी जाती थी। अब तो कारपोरेट हाउस की प्रायोरिटी है, व्यक्तिगत पत्रकार की प्रायोरिटी है, क्योंकि पेट तो उसको भी चलाना, परिवार उस पत्रकार के पास भी है, बच्चे उसके भी पढ़ने जाते हैं, फीस उनकी भी लगती है, बीमार उसके भी माता पिता पड़ते हैं, उनकी दवा के लिए भी उसी का इंतजाम करना होता है। तो दिन भर मोटरसाइकिल लेकर के, अपना कैमरा लेकर के क्षेत्र में घूमने वाला व्यक्ति, उसकी जो परेशानियां हैं उसको सोचने को कोई तैयार नहीं। हम तो खुलकर अपनी आवाज, अपनी बात नहीं रख सकते, तो क्या हम जनता से उम्मीद करेंगे जनता हमारी बातों को पहुंचाए? या जनता अभी देखिए, हमारा ये कहना है कि हम जनतंत्र के आपने कहा ना चौथा स्तंभ में, आपका स्तंभ करने का, अगर कोई नीचे से छीज रहा है, उसकी सीमेंट गिर रही है, उसके सरिया में जंग लग रही, कौन बनवाएगा? यही तो हम समझना चाहते हैं, आखिर नीचे से कौन काट रहा है? भाई ये खराब होगा तो जाहिर सी बात है कि घर का मालिक ही उसको बनवाएगा। हाँ। और जरूरत भी घर के मालिक को उस खंबे की है। ये घर के मालिक को आप सरकार मानते हैं? नहीं। हाँ। हम घर का मालिक मानते हैं जनता को। जनता को मानते? कभी जनता ने किसी पत्रकार के लिए आवाज उठाई हो बताइए? हाँ। आप जिनके लिए लड़ाई लड़ते हैं, जिनके लिए आप एसडीएम डीएम से जा करके मुहनचौगल कर लेते हैं, हाँ। और उसके बाद जैसे ही आप बैक होते हैं, अगले का काम हुआ चाहे नहीं हुआ, वो मुड़ के आपको नहीं ताकता, वो आपका सामान्य हालचाल तक नहीं लेना चाहता। क्यों? उसके पीछे तमाम कारण है, लेकिन एक ये बड़ा कारण है कि उसकी अपनी गर्ज निपट गई, भाड़ में गया पत्रकार। तो अब ये जब आपके प्रति हमारे मन में मोहब्बत नहीं है, तो बट नेचुरल है कि मेरे मन में भी आपके लिए कोई मोहब्बत बची नहीं। मतलब आपका कहना मिलकर वक्त आ गया साथ लड़ना, अब जनता को भी पत्रकार के साथ मिल जाना, और पत्रकार भी जनता के साथ मिलकर लड़ना। हाँ। तभी ये मोहब्बत आगे बढ़ेगी। और नहीं तो ये जैसे आपने कहा ना कि एक पेशा, हम पेशे के तौर पर भी काम करते हैं। जब पेशे के लिए काम करते हैं तो पैसे के लिए काम करें, क्योंकि पेशा मतलब पेमेंट। हम काम करेंगे तो हमें पैसा भी तो चाहिए। परिवार हमें, ऐसा तो है नहीं चूल्ही में लगा करके परिवार को तब हम निकल पड़ेंगे पर सिर पर साफा बांध करके। हम भी समाज के अंग हैं, हमें भी खाने पीने का हक है, हमें अपने परिवार को आराम से रखने का हक है, हमें अपने बच्चे पढ़ाने का हक है, हमें अपने परिवार के बीमार बुजुर्गों का या किसी का भी दवा कराने का हक है, हमें समाज में एक सम्मान पाने का हक है। तो इसके लिए अंततः तो जब धन ही सबसे पहला आवश्यकता है, तो जाहिर सी बात है कि धन हमको भी, हमारा तो साफ ये कहना है कि सरकार को एक व्यवस्था ये देनी चाहिए कि जो इनकम टैक्स पे ही हैं, उनको छोड़ करके बाकी जितने परिवार हैं, उन सारे परिवारों को एक निश्चित अमाउंट मंथली मिलना चाहिए, एज ए पेंशन कह लीजिए, एज ए कंपनसेशन कह लीजिए। और ये जो तमाम मूर्खता की योजनाएं चल रही हैं, इन योजनाओं को तत्काल बंद करके उस धन को डाइवर्ट करके ये खर्चे पाले जाते हैं। आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, आप भी घूमते हो रात दिन, किसी गांव में आप मुझे कोई एक आंगनबाड़ी सेंटर बताओ जो चलता हो, कोई एक सरकारी क्रय केंद्र बताओ जहां किसानों का गेहूं चावल खरीदा जाता। तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका कोई मतलब नहीं है और उन पर करोड़ों का बजट खर्च होता है।
प्राइमरी स्कूल में पता चलता है 20 बच्चे नामांकित हैं, 12 आए हुए हैं, 3 टीचर वहां पोस्ट हैं, 2 रसोइया भी लगे हुए हैं, गेहूं चावल भी भेजा जाता है और कन्वर्जन मनी भी भेजा जाता है। 12 बच्चों के लिए इतना बड़ा सामना क्यों करा रहे हो आप भाई? क्यों आप, जब आपके पास स्टाफ की आप, अच्छा दूसरा क्या, अगर आपने सवाल पूछ लिया कि साहब वहां तो बच्चे नहीं है तो लोग हमारे विद्यालय में पढ़ाना नहीं चाहते, तो 60,000 के टीचर आपने क्यों रख छोड़े हैं? गुरु जी, अब थोड़ा सा इस पे आ जाते हैं, हाँ, क्योंकि ये जो चकल्लफ वर्ड ठीक रहेगा। जो चुनाव का सियासी मैदान पूरी तरह संत कबीर नगर को लेकर अगर कहे तो सच चुका है, और जिसमें जो है टिकट भी फाइनल हो गया है। अब ऐसे में भाजपा अगर का, कहें सिर्फ भाजपा का, ऐसे में अगर कहें खास करके संत कबीर नगर के लिए, तो संत कबीर नगर में अब की बार भाजपा क्या काम के बदौलत अपने चुनाव को फिर से जो है अपने नैया को पार लगाएगी, या मोदी लहर होगी? नहीं, जो भी होगी वो मोदी लहर ही होगी। हाँ, काम की स्थिति तो यह है कि कुछ इस जिले का दुर्भाग्य रहा हाँ, कि ये एक तरह से कह लीजिए जैसे हम लोगों की नदी के किनारे पर छड़ुआ जानवर होते हैं, मतलब उनका कोई मालिक नहीं हो और वो मन के बादशाह होते हैं, मर्जी होगी आपके खेत में चलेंगे, मर्जी होगी उनके खेत में। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि ये चारागाह बन चुका है। यहाँ की स्थिति ये है कि तमाम दलों की स्थिति ये है कि वो कोशिश ये करते हैं कि हम बाहर से नेता ले आए, यहाँ मत्थे जनता के मारने, वो अपना पब्लिक के साथ वादे करके, बातें करके, झूठ बोलकर, तमाम जगलराई करके और चमचों की अपनी फौज, पार्टी के अपने कार्यकर्ता सारे लोग मिलकर चुनाव लड़ लिए। जो जीत गया वो दिल्ली गया, जो हार गया वो घर गया। यहाँ की जनता जैसे थी वैसे है, वैसे रहे। मतलब कुल मिला के आप ये मानते हैं कि अभी तक विकास नाम का वो जो कोई चिड़िया है वो सामने नहीं आई है? नहीं, ये नहीं कहा जा सकता विकास नहीं हुआ, लेकिन इससे बहुत बेहतर हो सकता है। मोदी लहर होगी जो जीत होगी। अच्छा, ये तो बात है, मोदी लहर होगी, जीतेंगे कि हारेंगे तो बात की बात। लेकिन आपको क्या लगता है कि समाजवादी को किसको टिकट दे देना चाहिए? कौन सा वो जिले का चेहरा होगा जो परवीन निषाद से लड़ सकता है? देखिए, आप कैमरा लगा करके बड़ा कठिन सवाल पूछ रहे हैं। हमारा अपना मत हो सकता है। हाँ, तो हम अपने मत की बात कर रहे हैं। देखिए, इस समाजवादी पार्टी से भी स्थिति वही है, तमाम हवाई नेता प्रकट हो रहे हैं टिकट मांगने के लिए। स्थानीय स्तर पर भी समाजवादी के पास कोई ऐसा नेता नहीं है फिलहाल कि जो इस जंग को बड़ी आसानी से लड़ ले। तो ये भी बाहर ही होंगे। अब फिलहाल के आसार तो यही है कि ये भी बाहर ही होंगे। हाँ, इस जिले में एक व्यक्ति ऐसा है कि अगर समाजवादी पार्टी उसे टिकट दे दे और ईमानदारी से समाजवादी पार्टी के नेता और मतदाता उसके पीछे खड़े हो जाए तो संत कबीर नगर कुछ नया कर सकता है। कौन है? देखिए, संत कबीर नगर में मैं मेरा किसी नेता से मेरा कोई बैर नहीं, और न किसी का हमारा ये कहना है कि हाँ ये अच्छे हैं ये बुरे हैं। जनता के बीच में चूंकि हम लोग बैठते हैं, बातें चीतें होती रहती हैं। तो हमारे जिले में पूर्व विधायक हैं जय चौबे जी, और जय चौबे जी के प्रति मैंने एक जनता के बीच में एक ब्लूमिंग देखी है। क्यों? सबसे बड़ी बात क्या है कि जय चौबे को सबको पता है कि दिन के 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक खलीलाबाद में अपने कार्यालय में वो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए। आपकी मदद हो पावे न हो पावे, आपकी पैरवी वो जरूर कर देंगे। उनकी सुनी जाए न सुनी जाए ये नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं और ये होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन आपकी बात वहां सुनी जाएगी। आपके लिए 2 कदम अगला चलने की कोशिश करेगा। आपकी किस्मत है कि आपका काम हो न हो। तो जाहिर सी बात है, जो आपके साथ 2 कदम चला है उसके साथ 4 कदम ये जनता चलती है और इसी का फायदा उनको मिलना चाहिए। ये कैलकुलेशन लोग कर रहे हैं। बाकी लड़ेगा कोई, जंग होगी, वोट पड़ेंगे, कोई हारेगा कोई जीतेगा, लेकिन आपने जो कहा कि कौन जीत सकता है, तो उसके पीछे यही बहुत बड़ा कारण है कि अगर
मैं ये चाहता हूँ कि खास करके सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती है, आदमी सीखता ही रहता है। समाजवादी पार्टी लगातार बैक जा रही है, भाजपा लगातार आगे जा रही है। मैंने गांव से इतना सीखा है कि हर तीसरे या चौथे दिन भाजपा कुछ न कुछ ऐसा छोड़ देती है जिससे उनके कार्यकर्ता मिलकर बूथ बूथ को मजबूत करते आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी को एज ए पत्रकार आगे बढ़े तो चाहे समाजवादी बढ़े या भाजपा बढ़े, हमसे तो कोई वो नहीं है, जो जीतेगा वो जीतेगा। लेकिन उनको क्या ऐसा सलाह देना चाहते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं ये क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? अरे भैया उनके पास करोड़ों के सलाहकार हैं। नहीं, ये बढ़ क्यों नहीं रहे? मैं बता तो रहा हूँ, खराब है क्या? हम ये क्यों कहें भाई, उन्होंने छांट के रखे हुए हैं, उनके साथ वो घूमते हैं, वो अकेले एक गाड़ी में होते हैं, उनके पीछे 40 गाड़ियों का काफिला होता है, सब गधे बैठते हैं क्या उसमें? आप बताइए हमको, वो 40 गाड़ियों में कौन लोग होते हैं? गधा आप हमसे कहलवाना चाहे? नहीं, हमें आखिर वो 40 क्यों लेके चलते हैं? इसलिए लेके चलते हैं, उन्हें यकीन है कि ये हमारे हैं, ये हमें जो राय देंगे अच्छी देंगे, हमारे साथ ये संघर्ष करेंगे, इसीलिए वो 40 गाड़ियां 45 गाड़ियों का काफिला लेकर निकलते हैं। अब आप एक बात बताइए कि अगर आपको खाने में मिर्चा नुकसान कर रहा है तो डॉक्टर मिर्चवा खाना छोड़ देगा? छोड़ना तो आपको पड़ेगा ना कि मिर्चा नहीं खाएंगे, इससे हमें नुकसान होता है। अब ये तय करने का काम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का है कि उसको कैसे लोगों की जरूरत है। जिस तरह की राजनीति ये विपक्ष भारत का कर रहा है, ये देश का दुर्भाग्य। ये जो जातिवादी जनगणना होगी, क्या होगा इससे? कितने लोगों को नौकरी दे लोगे आप? भाई नौकरी के लिए ही तो जनगणना होगी। क्या करोगे? आपकी जो वहां से योजनाएं निकलेंगी वो 40 यादवों के लिए, 50 जो है चौधरियों के लिए, 30 जो है मौर्य जी लोगों के लिए, 25-30 जो है उनके लिए, दलित के लिए, इस तरह की नौकरियां निकलेंगी, यानी उनके गुणवत्ता का कोई मतलब नहीं होगा। आपकी नौकरी का जो क्राइटेरिया होगा नौकरी पाने का, वो खाली जाति और बिरादरी होगा। अगर ऐसा है तो आपके देश का भगवान है मालिक है, और आपकी राजनीति का भी भगवान है मालिक। अच्छा, किसी पत्रकार ने अभी हाल फिलहाल में परवीन निषाद जी से पूछा था कि आपके कुछ काम है जो गिनाना चाहते हैं, उन्होंने कुछ काम को गिनाया था। आप तो इसी जिले में रहते हैं, खास करके हर एक चीजों से वाकिफ है, तो मुझे लगता है कि वो सीआर वाली कहानी भी बता दीजिए और उनके काम को भी, अगर जो आपने अपने आंखों के सामने देखा हो वो भी बता दीजिए। देखिए, आपने जो सवाल पूछा वो बड़ा मजेदार सवाल। हम बात करते हैं प्रवीण जी की, बहुत अच्छे आदमी, व्यक्तिगत सज्जन व्यक्तिगत, हाँ, कोई उनका छक्का पंजा नहीं है, और कुछ मन के बादशाह भी हैं। तो रहते ही नहीं, बादशाह कैसे? यही तो बादशाहत होती है। भाई हमारे देश का तो इतिहास रहा, शाहजहां जा करके रहता था जम्मू और कश्मीर में, अगर फिरदौस बर रुए जमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। ऐसे हमारे देश जिले का दुर्भाग्य है कि यहाँ ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि होते हैं कि वो जैसे वोट पा करके विजयी का माला पहनते हैं, तुरंत अगर वो विधायक हैं तो उनको लखनऊ पसंद आता, अगर वो सांसद जी हैं तो उन्हें दिल्ली पसंद आती। इस जिले का दुर्भाग्य क्या है, हम जिसको चुन लेते हैं वो अदृश्य हो जाता है। हम उसको मिस्टर इंडिया कह लेते हैं। वो कब प्रकट होता है? जब अगला चुनाव आना होता है, और उसके बाद वो गली गली दिखता है। पूरे 5 साल की करनी का नतीजा वो जनता को क्या समझाता है कि हमसे गलती हो गई, हमको माफी दे दो, एक बार हमें और मौका दो, हम फिर नहीं आएंगे। ये कहता नहीं है कि हम फिर नहीं आएंगे, लेकिन ये वोटर को भी पता है कि ये फिर नहीं आएगा। अच्छा, ये लापता सांसद की तलाश वाला पोस्टर शायद अपने ही संत कबीर नगर जिले में भी लगा। तमाम चीजें होती रहती हैं, कौन सुनता है इनको? इतने चमचे नेताओं के पास होते हैं कि वो जनता की बात सुनने ही नहीं देते। अगर किसी ने उनसे पूछ ही लिया कोई बात जो उनके मन के खिलाफ है, तो वही चमचोए कहते हैं कि तो आपका विरोधी है, ये आपकी उन्नतियां नहीं देख पा रहा है, आपने तो एकदम स्वर्ग बना दिया। आप बताइए, संत कबीर नगर में स्थिति है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारा जिला मुख्यालय है खलीलाबाद,
जिला मुख्यालय के ठीक बीच से रेलवे लाइन जाती है। रेलवे लाइन जाती है और जिले में इस समय 2 गेट हैं, जिनसे दिन भर में कम से कम 10,000 वाहन क्रॉस होते हैं। उसमें बाइक भी शामिल है, ट्रक भी शामिल है, कार भी शामिल है, मतलब कुल मिला करके 8 से 10,000। अब आप बात कर लीजिए रेलवे लाइन की। खलीलाबाद में 54, 4, 58 जोड़ी, यानी 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 116 ट्रेन ऐसी हैं जो खलीलाबाद मुख्यालय पर रुकती। और इसके बाद लगभग 25 से 30 ट्रेन ऐसी हैं जिसमें मालगाड़ी भी शामिल है जो रन थ्रू, लेकिन गेट तो दोनों में बंद होना है। अब आप अंदाज लगाइए कि सिर्फ 100 गाड़ियां अगर 20 मिनट के लिए गेट बंद होता है तो 2000 मिनट हो गया, 60 मिनट का घंटा होता है। मतलब स्थिति ये है कि ये गेट 24 घंटे में 3 से 4 घंटे खुला रहता है, 20 घंटे बंद रहता है। अब एक तो पेन ये हुआ कि शहर को 2 भागों में ये गेट बांटता है, तो इस पार वाले उस पार नहीं जा पाते, उस पार वाले इस पार नहीं जा पाते। एक बार गेट गिरता है तो आधे घंटे, और अगर उस क्राउड की आप कैलकुलेशन करिए तो 500 लोग इधर, 500 लोग उधर, 500 यानी 1000 लोगों का आधा घंटा, यानी 500 लोगों का 1 घंटा, मतलब 500 घंटे हर बार गेट गिरने में बर्बाद होते हैं। ये इस जिले का दुर्भाग्य है। आज तक उस गेट की कोई व्यवस्था कोई जनप्रतिनिधि नहीं कर पाया। लोगों ने ग्रुप बनाए, समूह बनाए, बातें हुई, चर्चा हुई, धमकी हुई, प्रदर्शन हुआ, हस्ताक्षर अभियान चला, आश्वासन दिया गया कि गेट के बदले ओवरब्रिज बनना है। कब बनेगा, कौन बनाएगा, बजट आ गया, कहाँ आ गया, किसके पास आ गया, भगवान जाने, चुनाव जरूर आ गया। मतलब ये जिले का विकास और जिले का काम हुआ 5 साल में, ये जो आप बता रहे हैं। मैंने एक छोटा सा उदाहरण आपने दिया, जिले का कितना काम हुआ, उदाहरण। अब ये बता दीजिए, अगर परवीन निषाद काम के बल पे, आपने तो काम को बता दिया, 0-0-0 वाला ही सिस्टम है, लेकिन सज्जन व्यक्तिगत होंगे, जनता की निगाह से तो वही ठीक है जो जनता के बीच में उठता बैठता हो, जो जनता के लिए काम किया हो। परवीन निषाद की सज्जन हमारे लिए भी हो तो हमारे लिए व्यक्तिगत है, कैमरे छोड़। लेकिन अगर कोई बढ़िया चेहरा, जैसे आपने बताया, जय चौबे का नाम लिया, % मोदी की लहर में आप मानते हैं कि परवीन निषाद दोबारा यहाँ से सांसद बन जाएंगे? कितना % आप मानते मोदी की लहर? फिलहाल की स्थिति तो यह है कि 50-50 आप मान के चलिए। हाँ, हमारे 50-50 नहीं, 50-50 मान लीजिए। बताइए डाउन। आप मैं आपको पिछले चुनाव पे ले जाऊं, 2019 वाले चुनाव में, तो कुल यहाँ पर हार जीत का अंतर लगभग 30,000 वोट का था। वो भी तब था जब सपा और बसपा का ज्वाइंट कैंडिडेट था। आज बसपा भी लड़ेगी, और बसपा लड़ेगी तो आप ये मान के चलिए कि 1.5 से 2 लाख के बीच में वोट उसके अपने हैं, वो फिर उसको मिलेंगे। तो 16-18 लाख के करीब वोटर हैं, 9 लाख के करीब पोल होंगे, तो 2 लाख तो बसपा ले गई, बचेंगे आपके पास 7 लाख। अब 7 लाख में से जीतने के लिए 4 लाख प्लस जाना पड़ेगा। अब वो कैसे बटोरेंगे, आप किसका बटोरेंगे, ये आपका सरदर्द है, ये पत्रकार का सरदर्द नहीं। अच्छा, बाहरियों के लिए धरती क्यों इतनी खास दिखती है? सज्जन है यहाँ के लोग, सज्जन है। हाँ, यहाँ कौरा खाने की आदतियों की संख्या बढ़ गई है। उनको थाली में परोस दीजिए तो उनको पचबे नहीं करता, उनको कौरा पसंद आता है। और कौरा जाहिर सी बात है कि बाहरी ही आसानी से ले लेते हैं, तो 4 साल बाद प्रकट होते हैं, वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमें 5 करोड़ में चुनाव लड़ना है, 8 करोड़ में हमें चुनाव लड़ना है। तो जाहिर सी बात है कि 8 करोड़ रुपया किसके बीच में बंटता है? ये कौरा खाने वाले ही बटोरते हैं उसको, और यही हवा बनाते हैं। इन्हीं की बदौलत लोग चुनाव जीतते हैं, और इन्हीं की बदौलत लोग चुनाव हार भी जाते हैं। यही राजनीति है। कल कबीरनगर में कुछ डेवलपमेंट भी हुआ है, वो कब हुआ था? देखिए, तो डेवलपमेंट की एक हमारे यहाँ की परंपरा है, कुछ काम होते रहते हैं। भाई सड़क बनी है, सड़क टूटेगी, लोग चिल्लाएंगे, यहीं जिले से ही उसके प्रस्ताव जाने हैं पीडब्ल्यूडी के, उसमें तो सांसद का कोई रोल है नहीं।
सांसद निधि कहाँ खर्च होती है ये विधान? नंदौर बता रहे हैं कि नंदौर की पूरी सड़क हमने बनवा दी है, उसमें शायद ये भी काहे वो सड़क इनके जमाने, वो इनके बनवाने में क्या है, आसान है। वो सड़क तो पिछले 2014 से 19 के बीच में पास हुई थी। इन्होंने बनवा क्या दी है भाई? कोई परियोजना, बिछा दिया पूरे संसदीय ने। कोई परियोजना अगर पास होकर कहाँ जाल बिछा दिया? कौन सी नई सड़क बना दी हमें बताइए। फेसबुक कुछ लिखते रहते हैं सड़कों अरे का भाई जाल बिछा फेसबुक दिया। पर वो लिखते रहते हैं, हमारे सामने बैठ के नहीं बात कर रहे हैं। हाँ। उन्होंने फेसबुक पर लिखा होगा, मैंने नहीं पढ़ा। हम तो ये मानते हैं बहुत सज्जन आदमी हैं, उनकी सज्जनता का कोई मुकाबला नहीं। उतना सज्जन व्यक्ति राजनीति में कैसे है, ये बहुत बड़ी बात। ये भी बड़ी बात। भाई चेतक बहुत बलवान घोड़ा था, आज भी लोग याद करते हैं कि राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो मजेदार बात है कि हमारा सांसद अगर चेतक है तो उसके पास राणा प्रताप भी हैं, इनके सामने वो सांस नहीं ले पाता। हम वो हैं जो खबरों की तह तक जाते हैं,